प्यारे बच्चों, आज हम बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी का एक यात्रा वृत्तांत है और एक उनका चुटीला व्यंग्य भी है, इसमें हास्य भी इसमें है। आपको इसको पढ़ते वक्त हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो लेखक जो है वो खुद यात्रा कर रहा है और उस बस की यात्रा कर रहा है जो बस बहुत पुरानी हो गई है। देखिए, हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के बहुत ही व्यंग्यकार व्यक्तित्व हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में जो व्यंग्य की जो विधा है उसको बहुत संपन्न किया है। उसके बाद में और भी लोग साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने व्यंग्य की बात की है, लेकिन हरिशंकर परसाई जी का जो व्यंग्य है वो बड़ा ही चुटीला होता है, बड़ा ही हास्यपद होता है और बड़ा ही मारक करने वाला होता है। मार की क्षमता उसमें होती है। तो देखिए, बस की यात्रा हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक शुरुआत कर रहा है अपने उसकी यात्रा वृत्तांत की। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर लेखक जो है मध्य प्रदेश की बात करता है। सतना जिला है मध्य प्रदेश का और पन्ना भी जिला है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। दोबारा से इसको लेते हैं हम लोग। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2-1 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को क्या बताना? डाकिन बताया कि वो खा जाती है। कहने का तात्पर्य खाने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, वृद्ध हो चुकी है और कई बार उससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। देखिए आगे, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ से लेखक कहता है कि जिस बस में हम बैठने जा रहे थे उस बस को हमने देखा तो देखते उसके प्रति क्या वो उमड़ पड़ी? श्रद्धा। और श्रद्धा भाव वो हमेशा किसके प्रति उमड़ता है? जो उम्र में हमसे बड़ा होता है। स्नेह छोटों के लिए होता है, श्रद्धा बड़ों के लिए होती है। ठीक है। और प्रेम जो है बराबर वालों के लिए हुआ करता है। तो ये भाव है। अब देखिए, खूब वयोवृद्ध थी बस। कैसी थी? वयोवृद्ध, यानी कि बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चली थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी। 10 पर इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यहाँ लेखक कहता है कि यह तो श्रद्धा की योग्य है, इसकी तो पूजा की जानी चाहिए। तो इस पर सवार होना तो एक प्रकार से पाप करना जैसा है। लेखक यहाँ ऐसा कहता है। अब आगे देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस के हिस्सेदार मतलब बस को जो चलाने वाले जो मालिक थे, उसके अलग अलग लोग हिस्सेदार हुआ करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बस खरीद नहीं सकता और चला नहीं सकता। इसलिए उस बस को खरीदने के लिए 3-4 लोग मिल जाते हैं। वो सब हिस्सेदार कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? देखिए क्या पूछा लेखक ने कि क्या ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? उसने जवाब दिया हिस्सेदार ने कि कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी, बस तो अपने आप ही चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? ऐसी बस जो बड़ी ही वृद्ध हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, और ये अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। क्योंकि अन्य उनके जो स्थान है लेखक के जहाँ जाने के, उस स्थान के लिए और अन्य कोई बस भी नहीं थी, वो केवल अंतिम बस थी। इसलिए अब मजबूरन लेखक को और उसके साथियों को उस बस में बैठना पड़ा, आरूढ़ होना पड़ा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो।
बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है क्योंकि ये अनुभवी है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अभी यहाँ पर एक हास्य भी है और व्यंग्य भी है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। जो हमें छोड़ने आए थे वो ऐसा लग रहा था कि अंतिम विदाई हमें दी जा रही हो, ताकि एक प्रकार से हम वापस ये बस जो है कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और हम उसमें चल बसें। ऐसा लग रहा था कि मानो हमें वो लोग अंतिम विदाई देने जा रहे हैं। हम बैठ गए। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो यहाँ पर उनका कहना यह था, मतलब कहना क्या, वो एक अंदाजा लगा रहे थे। लेखक ने यहाँ पर चुटिला व्यंग्य किया है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो आया है इस संसार में वो जाएगा, वो राजा हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, रंक हो या फकीर हो, उनको सबको इस संसार में जो पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त का मतलब एक बहाना चाहिए, एक साधन चाहिए जो एक ना एक दिन व्यक्ति इस संसार से चला ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आज हम इस बस में बैठ रहे हैं और यदि मान लो ऐसा भी हुआ तो कोई बात नहीं, इस संसार में तो आना जाना लगा ही रहता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब देखिए, लेखक और उनके साथी बस के भीतर सीट पर बैठ गए हैं। अब इंजन स्टार्ट हो गया है, जैसे सारी बसें इंजन है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि सारी बसें क्या हो गई, लगता है इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि उसके जो बोनट था, उसकी जो बॉडी थी बस की, वो सारी हिल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हम इंजन के अंदर बैठे हुए हों। कांच बहुत कम बचे थे, कांच सब टूट चुके थे बस के। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। लेखक कहता है कि जिनसे जो बचे हुए थे कांच, उनसे हमें बचना था, क्योंकि हो सकता है कोई कांच टूट करके हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, इसलिए उन कांचों से हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी खिड़की के पास बैठे थे वो दूर हो गए कि कहीं खिड़की का कांच टूट करके और हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ऐसा लग रहा था कि सारी जो हमारी सीट है उसके नीचे इंजन लग रहा हो, वो धड़ धड़ की आवाज़ कर रही थी सीट। कहने का तात्पर्य पूरी बस जो थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी का जो आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, उस समय शायद ये बस जवान रही होगी, ऐसा लेखक कह रहा है। और अब जब देश आज़ाद हो गया है तो उसके बाद में हो सकता है कि ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। हर हिस्सा क्या कर रहा था, एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। कहने का तात्पर्य जो है वो बस की स्थिति बड़ी विकट थी। कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील ही चले थे कि सारे भेदभाव मिट गए। कहने का तात्पर्य जो लोग जहां बैठे थे उठ करके और एक दूसरों के पास आ गए थे। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि स्थिति बड़ी ही विकट थी। एकाएक बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ये लो साहब, अब थोड़ी दूर चलते बस की स्थिति हो गई कि उसमें टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। अब ऐसा लगता था कि जब टंकी फूट गई तो हो सकता है कि इंजन को भी निकाल करके जो हिस्सेदार हैं गाड़ी के, बस के, वो हो सकता है उसको गोद में रख ले। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। देखिए कितना अच्छा हास्य व्यंग्य है यहाँ पर। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब लेखक वहां पर
बस में बैठा हुआ दृश्यों को देख रहा है बाहर। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। कैसे, क्यों समझ रहा था लेखक? कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये बस किसी पेड़ से जा टकराए और हमारी दुर्घटना हो जाए। इसलिए वो सारे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कहीं झील पानी भरा हुआ दिख जाता झील में, तालाब में, तो ऐसा लगता कि कहीं ये गोता नहीं लगा दे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कहने का तात्पर्य बस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब उसने अवज्ञा कर दी थी विनय के साथ। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। ये तो एक संयोग था, नहीं तो बस तो हमारी बहुत अच्छी है। पर आज इत्तेफाक है, आज ऐसा अवसर आ गया है कि ये बस बंद हो गई है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के नीचे ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड से होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसे बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि ये क्रांतिकारी कदम था कि इतनी खराब बस को भी वो रोड पर चला रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते करते वह महान आदमी आ रहा है जिसे एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब अब तो पता नहीं पन्ना हम कभी पहुंचेंगे नहीं। लेखक यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ये पन्ना ही नहीं और हम कहीं भी पहुंचेंगे ये भी कोई उम्मीद नहीं रही। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर देखिए, उस वृद्ध बस की, उस पुरानी बस की कहानी संस्मरण के माध्यम से हरिशंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने रखी। तो इसमें चुटिला व्यंग्य भी है और इसमें हास्य भी है। हास्य जब आपको पढ़ते वक्त हंसी आ जाए, यह हास्य है, और कोई बात आपको सोचने के लिए मजबूर कर दे, ये व्यंग्य है। तो बच्चों, आज हमने हरिशंकर प्रसाद का ये संस्मरण हास्य व्यंग्य भरा पढ़ा। आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर पूरे करने हैं और पाठ से आगे के प्रश्नों की बात बच्चे करते हैं तो 2 प्रश्न आपको करने हैं, पाठ से आगे के 1 और 2, बस इसके आगे वाला नहीं करना है। बाकी पूरे कारण बताएं, ये पूरे प्रश्न करते हैं, 1 2 3 4 5 पूरे, और पाठ से आगे के प्रश्न भी 1 और 2 करने हैं। और इसमें जो कठिन शब्द आपको आए हैं तो वो भी लिख करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कालांश में हम मिलेंगे।